हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 3 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये फैंग बयोन से मिलने जाता है और उसे वार्न करता है कि वो युनसी को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल ना करे। तो बयोन फैंग से ही उल्टा लड़ने लगता है और उससे बदतमीजी से बात करने लगता है। तो फैंग को बयोन पर बहुत गुस्सा आता है और वो बयोन को खींचकर एक घूसा मारता है, जिससे बयोन की तो पूरी हालत ही खराब हो जाती है। और फैंग बयोन को वार्निंग देता है कि अगर उसने युनसी की लाइफ से दोबारा खेलने की कोशिश की तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। और ये कहकर फैंग वहाँ से चला जाता है। तो बयोन गुस्से वाली नजरों से फैंग को देखता है और कहता है, तुमने जो मेरे साथ अभी किया, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। आगे युनसी घर चली जाती है। तो युनसी की माँ युनसी से पूछती है आखिरकार वो इतनी रात को घर क्यों आई है। तो युनसी अपनी माँ को पूरी बात बताती है। तो उसकी माँ कहती है, तुमने बस अपने बॉयफ्रेंड के लिए वो काम छोड़ दिया, बस इतनी सी बात के लिए। तो युनसी अपनी माँ को कहती है, बस इतनी सी बात के लिए नहीं, एक और कारण है जिस वजह से मैं ये काम छोड़कर आ गई। मैं फैंग को परेशान करना नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन्हें कोई परेशानी हो, इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया। तो युनसी की माँ कहती है, क्या फैंग को इस बारे में पता है। तो युनसी कहती है नहीं। तो युनसी की माँ अपनी बेटी का मूड ठीक करने के लिए उसके साथ गप्पे मारती है। आपको यहाँ पर माँ बेटी का प्यार भी देखने को मिलेगा। अगली सुबह फैंग युनसी के घर आता है उसे मनाने के लिए और उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है और उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुमने जॉब क्यों छोड़ा है, तुम बस ये नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन तुम सही मानो मुझे तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम केयर टेकर की जॉब करो क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो युनसी फैंग की मुंह से ऐसी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और वो काम पर वापस जाने के लिए मान जाती है। आगे वो सब घर जा रहे होते हैं तो वेलियन को रास्ते में कुछ काम आ जाता है, तो वो कार से उतर जाता है। तो युनसी फैंग को घर लेकर जा रही होती है तो रास्ते में एक पागल आदमी उसके गाड़ी के सामने गाड़ी रोक देता है और वो पागल आदमी गाड़ी से उतरकर युनसी पर ही चिल्लाने लगता है। एक्चुअली गलती उस पागल आदमी की ही होती है, पर वो सारा इल्जाम युनसी पर लगा देता है और उसके साथ मारपीट करने लगता है। तो फैंग जब उन लोगों की आवाज सुनता है तो वो भी कार से उतर जाता है और उस बंदे को एक घुसा मारता है। तो वो पगला आदमी और गुस्से में आ जाता है और वो फैंग पर बैट से हमला ही करने वाला होता है कि तभी बीच में युनसी आ जाती है और युनसी को सर में चोट लग जाती है और वो जख्मी हो जाती है। तो वो पगला आदमी ये कांड करके वहाँ से भाग जाता है। तो फैंग युनसी की ऐसी हालत पर पूरी तरह डर जाता है और सबसे हेल्प मांगने लगता है, पर कोई भी उसकी हेल्प करने नहीं आता। तो फैंग को अपनी बेबसी पर बहुत गुस्सा आता है। आगे वेलियन युनसी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है। आगे जब युनसी को होश आता है तो वो फैंग के बारे में पूछती है कि फैंग कहाँ पर है। तो वेलियन उसे बताता है कि वो वेटिंग एरिया में है। तो युनसी इसी हालत में फैंग से मिलने जाती है। इधर फैंग इस सदमे से बाहर नहीं आ रहा होता है और उसे युनसी और लुहान की एक्सीडेंट की सारी बातें याद आने लगती है। तो फैंग ये सब याद करके खूब रोता है कि तभी वहाँ पर युनसी आती है और फैंग को संभालती है। तो फैंग युनसी से माफी मांगता है और कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। तो युनसी फैंग को संभालती है और कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो फैंग युनसी के गले लगकर खूब रोता है। अगले दिन वेलियन फैंग को बताता है कि उसके आंखों का डोनर मिल गया है, बस अब उसके हाँ करने की देरी है। वो जैसे ही हाँ करेगा तो उसकी आंखों की सर्जरी स्टार्ट हो जाएगी। तो फैंग सर्जरी करवाने से मना कर देता है और अपने आप को रूम में लॉक कर देता है। तो युनसी फैंग को समझाती है और कहती है, अगर आप अपनों की रक्षा करना चाहते हैं तो पहले आपको खुद को फिट करना होगा, तभी आप अपनों की रक्षा कर पाएंगे जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और युनसी फैंग को बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर फैंग दरवाजा नहीं खोलता। तो युनसी मायूस होकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी फैंग दरवाजा खोलता है। युनसी को कहता है, मैं सर्जरी करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ हॉस्पिटल जाना होगा। तो युनसी ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, हाँ मैं भी आपके साथ हॉस्पिटल चलूंगी। आगे फैंग का चेकअप होता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं, तुम्हारा आँख अभी भी ठीक है, हम ये ऑपरेशन आराम से कर सकते हैं और तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगी। तो फैंग ये सुनकर बहुत खुश होता है। आगे युनसी को याति का कॉल आता है और याति बताती है कि वो तापाई में है और वो उसे अभी स्वीट बनाना सिखा सकती है। तो युनसी कहती है, फिर तुम रुको, मैं तुम्हें लेने आती हूँ, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। आगे जब फैंग को इस बारे में पता चलता है तो फैंग युनसी को कहता है, तुम याति को घर ही बुला लो, वहीं पर तुम दोनों स्वीट की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो युनसी ये सुनकर खुश हो जाती है और याति को लेने के लिए चली जाती है। उसके बाद याति फैंग के घर आती है तो याति को वो घर जाना पहचाना लगता है, पर उसे समझ में नहीं आता आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। उसके बाद वो दोनों मिलकर स्वीट बनाते हैं, साथ में गप्पे मारते हैं। आपको यहाँ पर इन दोनों में बहनों वाली बॉन्डिंग देखने को मिलेगी।
आगे फैंग घर आता है तो यूनसी अपना बिस्कुट फैंग को टेस्ट करने को देती है और उसे बताने को कहती है इन दोनों कुकीज में उसके हाथ की बनाई हुई कुकीज कौन सी है। तो फैंग पहचान लेता है और कहता है याती ने तुमसे अच्छा बनाया है और याती के कुकीज में लुहान वाली ही टेस्ट है। तो बेचारी सैड हो जाती है और अपने बॉस को कहती है बॉस आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत जल्द वैसी वाली कुकीज बनाना सीख जाऊंगी, फिर आपको खिलाऊंगी। तो फैंग कहता है ठीक है। इधर याती फैंग को चोरी छुपे देखती है, उसे समझ में नहीं आता कि उसका दिल फैंग के सामने इतना जोरों से धड़कने क्यों लगता है, आखिरकार ये माजरा क्या है। और याती फैंग को बड़े प्यार से देखती है। आगे फैंग यूनसी को अपने साथ मूवी दिखाने के लिए लेकर जाता है, वो भी हॉरर वाली। तो यूनसी हॉरर वाली मूवी देखकर खूब डरती है। आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। अगले दिन फैंग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो याती भी उसी हॉस्पिटल में आती है। तो याती फैंग के कमरे की तरफ खींची चली जाती है और उसे समझ में नहीं आता आखिरकार इस रूम में क्या है, पर याती उस रूम को नहीं खोलती और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फैंग के पेरेंट्स आते हैं फैंग से मिलने के लिए और उसे हौसला देते हैं, पर फै अपने भाई की ऐसी हालत देखकर खूब रोती है। तो फैंग फै को समझाता है और उसे उसकी बचकानी हरकत के लिए माफ भी कर देता है। तो फै अपने भाई को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में यूनसी की मुलाकात याती से होती है। तो यूनसी को यहीं पर पता चलता है कि याती को दिल की बीमारी है और वो अपनी मेडिसिन लेने के लिए हॉस्पिटल आई है। तो यूनसी याती को बताती है कि फैंग भी अपनी आंखों की सर्जरी करवाने के लिए इसी हॉस्पिटल में है। तो याती जैसे ही फैंग का नाम सुनती है उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो यूनसी को कहती है क्या मैं फैंग से मिल सकती हूँ। तो यूनसी कहती है क्यों नहीं, और यूनसी याती को लेकर फैंग के पास जाती है। तो फैंग के कमरे का पानी खत्म हो जाता है तो यूनसी पानी लेने के लिए चली जाती है और फैंग और याती बात करते हैं। तो फैंग को याती से बात करते समय लुहान की याद आती है, क्योंकि याती में लुहान की झलक दिखती है। उसके बोलने का ढंग, उसके सोचने का ढंग और उसके रिएक्ट करने का ढंग सारा लुहान से मिलता है। तो फैंग कंफ्यूज्ड हो जाता है कि उसके सामने अभी कौन बैठी है। दूसरी तरफ वंसा फैंग की यादों में ड्रिंक करती है और खुद में ही बड़बड़ाती है कि वो उससे इतना प्यार करती है लेकिन वो उसके प्यार को नहीं समझता। तो वंसा शराब पीकर वहीं पर टुन हो जाती है। तो वयोन वंसा को लेने आता है क्योंकि वहाँ के स्टाफ ने वयोन को कॉल किया होता है। तो वयोन वंसा को अपने साथ लेकर जाता है। तो वंसा वयोन के सामने अपने दिल का दर्द बयां करती है कि वो फैंग से कितना प्यार करती है, पर फैंग हमेशा उसे रिजेक्ट करता है। तो वयोन को भी वंसा के लिए बहुत बुरा लगता है और वयोन वंसा को घर लेकर जाता है और उसके कपड़े बदलता है। अगली सुबह जब वंसा को होश आता है और वो अपने आप को इस तरह देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। तो बयान उसे बताता है कि हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, तुम्हारे कपड़े खराब हो गए थे इसलिए मैंने उसे बदल दिया। तो वंसा कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। इधर फैंग का ऑपरेशन हो रहा होता है तो वेलियन यूनसी को ऑफिस से एक पेन ड्राइव लाने को कहता है जो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, पर वो फैंग को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। तो यूनसी वेलियन की जगह पर उस पेन ड्राइव को लेने के लिए जाती है। तो यूनसी को वहाँ पर 2 पेन ड्राइव मिलता है। तो यूनसी दोनों पेन ड्राइव को चेक करने लगती है कि आखिरकार कौन सी फाइल वाली पेन ड्राइव है। तो यूनसी जैसे ही दोनों पेन ड्राइव को चलाती है तो यूनसी को वो वीडियो दिख जाता है जिसमें बयान फैंग के आंखों का टेस्ट कर रहा होता है। तो यूनसी जैसे वो वीडियो देखती है तो उसका दिल ही टूट जाता है और उसे फाइनली समझ में आ जाता है कि बयान ने उससे झूठ बोला है और उसने उसका इस्तेमाल किया फैंग को फंसाने के लिए। आगे फैंग का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो जाता है। तो यूनसी फैंग का ख्याल रखती है पर वो अपने आप में ही गुम रहती है, ना ही किसी से बात करती है और चुपचाप अपना सारा काम करती है। तो सबको अजीब लगता है कि आखिरकार यूनसी को हुआ क्या है, वो इतनी चुप चुप क्यों है। आगे फैंग यूनसी को 1 दिन की छुट्टी देता है क्योंकि उसने उसे बताया था कि सैटरडे वो बयान के साथ मूवी देखने जा रही है। तो यूनसी फैंग के सामने ये बहाना बना देती है कि बयान बिजी है इसलिए वो आज मूवी देखने नहीं जा सकती, पर बयान बिजी नहीं रहता और वो बार बार यूनसी को कॉल करता है, पर यूनसी ही बयान के सामने बहाना बना देती है कि वो काम में बिजी है इसलिए वो नहीं आ सकती और बेचारा बयान सैड होकर वहाँ से चला जाता है। तो बयान बार में जाकर खूब ड्रिंक करता है। तो उस बार में वंसा भी होती है। तो दोनों खूब ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करके बाहर आते हैं। तो वंसा बयान के सामने फैंग का ही राग लापती है कि वो उससे कितना प्यार करती है, वो उससे प्यार क्यों नहीं करता। तो बयान इमोशनल होकर वंसा को किस कर लेता है। तो वंसा उसे दूर ढकेलती है। तो बयान जबरदस्ती वंसा को फिर से किस कर लेता है। तो वंसा भी बयान के सामने खुद को सरेंडर कर लेती है और दोनों एक साथ एक रात बिताते हैं। अगली सुबह बयान जब उठता है तो वंसा वहाँ से पहले ही जा चुकी होती है, पर उसका स्कार्फ वहीं पर छूट गया होता है। तो बयान उस स्कार्फ को देखकर स्माइल करता है और उसके बाद ऑफिस जाता है। तो वंसा बयान को देखकर ऑकवर्ड फील करती है। तो बयान वंसा को कहता है हम दोनों के बीच कल रात को जो भी हुआ
उस वजह से हम दोनों के काम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वंसा कहती है ठीक है। आगे वंसा की मॉम वंसा को खूब डांटती है और कहती है तुमने पहले ही फैंग की वजह से इस कंपनी को बहुत बड़ा लॉस दिया है। अगर तुम इस प्रोजेक्ट में भी सफल नहीं हुई तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी और बयोन को भी, क्योंकि बयोन ही था जिसने उस प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी पर वो अच्छे से नहीं निभा पाया। और ये तुम दोनों का लास्ट चांस है। अगर तुम लोग इस बार फेल हुए और हमारी कंपनी को फिर से नुकसान हुआ तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर वंसा की मॉम वहाँ से चली जाती है। तो वंसा अपनी मॉम को समझाती है और कहती है इसमें बयोन की गलती नहीं है, वो तो मेरे कहने पर सब कुछ कर रहा है, आप उसे काम से क्यों निकालेंगी। तो वंसा की मॉम वंसा की एक भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। तो बयोन को बहुत ही अच्छा लगता है कि वंसा उसके फेवर में अपनी मॉम से बात कर रही थी। आगे युनसी बयोन को मिलने के लिए बुलाती है और बयोन को बताती है कि उसे पता चल गया है किस तरह उसने अपने फायदे के लिए युनसी का इस्तेमाल किया। तो फेंग युनसी के सामने फिर से झूठ बोलने लगता है कि उसने ये सब फेंग को हराने के लिए किया था। तो युनसी को बयोन पर बहुत गुस्सा आता है और वो बयोन को कहती है मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहती, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। तो बयोन ये सुनकर तो शॉक्ड ही हो जाता है और युनसी को मनाने की कोशिश करता है और कहता है तुम हमारे रिश्ते को इस तरह नहीं तोड़ सकती बस इतनी सी बात के लिए। और बयोन युनसी को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। तो युनसी कहती है ठीक है, मैं हमारे रिश्ते के बारे में एक बार और सोचूंगी। और ये कहकर युनसी वहाँ से चली जाती है। आगे युनसी हॉस्पिटल आती है तो वो देखती है कि फैंग सोया हुआ है। तो युनसी फैंग के सामने उससे माफ़ी मांगती है और कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे बॉयफ्रेंड की वजह से तुम्हें इतनी परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि उसने ये सब किया है। और युनसी ये बात कहते कहते रोने लगती है। तो फैंग ये सारी बातें सुन लेता है क्योंकि वो सोया हुआ नहीं होता, बस एक्टिंग कर रहा होता है। आगे फैंग की आंखों की पट्टी खुल जाती है तो उसे फिर भी दिखाई नहीं देता। तो डॉक्टर कहते हैं कुछ दिनों में इसे दिखाई देने लगेगा, ये बहुत समय से अंधा था ना, इसलिए इसे थोड़ा टाइम लगेगा देखने में, बस इसे खुद को परेशानी से दूर रखना होगा और खुद को आराम देना होगा। आगे फैंग हॉस्पिटल से घर आ जाता है तो युनसी उसकी देखभाल करती है। तो फैंग युनसी को कहता है क्या हम कुछ दिनों के लिए याती के होटल जा सकते हैं, वहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा है और मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, अगर मैं ऐसे माहौल में रहूंगा तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, एक्चुअली फैंग ये सब युनसी के लिए ही कर रहा होता है ताकि उसका मन बदला जाए और वो खुद को रिलैक्स फील करवा सके। आगे वो लोग याती के होटल जाते हैं तो आंटी उन लोगों का अच्छे से स्वागत करती है। तो युनसी आंटी को कहती है आंटी क्या आप हमें वही वाला कमरा दे सकती हैं जो आपने पिछली बार दिया था, और इस बार मैं भी फैंग के साथ रहूंगी क्योंकि इन्हें कुछ दिनों तक अच्छी देखभाल की जरूरत है, तभी इनकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। तो आंटी कहती है ठीक है, मैं तुम दोनों का रूम अरेंज करवाती हूँ। तो युनसी वहाँ से चली जाती है। तो आंटी फैंग से पूछती है युनसी इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही है, क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है। तो फैंग कहता है नहीं, हम दोनों में कुछ नहीं हुआ है, एक्चुअली युनसी और उसके बॉयफ्रेंड में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो आंटी कहती है मुझे लगा था कि तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। तो फैंग कहता है ऐसा नहीं है, उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, इसलिए तो मैं उसे यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि उसका मूड फ्रेश हो सके। तो आंटी कहती है तुम टेंशन मत लो, युनसी का हम दोनों मिलकर अच्छे से मूड फ्रेश करेंगे ताकि वो अपने सारे गम भूल जाए। आगे याती फैंग को देखती है तो उसका दिल फिर से जोरों से धड़कने लगता है और उसे समझ में नहीं आता आखिरकार हर बार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी वो फैंग को देखती है तो उसका दिल इतना जोरों से क्यों धड़कता है। इधर फै फै युआन को पटाने में लगी हुई होती है और उसे हर बार हिंट देती है कि वो उसे पसंद करती है, पर युआन के कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। तो फै फै युआन के साथ टाइम स्पेंड करती है क्योंकि उसे उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है। और फै फै युआन के साथ उसके घर भी जाती है और फै फै युआन की माँ को पटाने की पूरी कोशिश करती है और उसकी माँ भी पट जाती है। और युआन की माँ को युआन और फै फै की जोड़ी भी पसंद आती है और वो उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश होती है। पर फै फै की प्रॉब्लम युआन की माँ नहीं बल्कि युआन होता है, क्योंकि उसके भेजे में कुछ घुसता ही नहीं कि लड़की उसको लाइन मारी है, कम से कम वो भी उस लड़की में इंटरेस्ट दिखाए, पर वो गधा कुछ समझता ही नहीं। और इसी बात से फै फै को युआन पर बहुत गुस्सा आता है। आगे युनसी आंटी जान के साथ ड्रिंक करती है और अपने दिल की सारी भड़ास निकालती है और उसके बाद युनसी नशे की हालत में फैंग से माफी मांगती है और उससे कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और अपनी लाइफ आराम से जियो। तो फैंग भी युनसी को प्रॉमिस करता है कि जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा, मैं अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से जीऊँगा। और उसके बाद वो दोनों एक बेड पर ही सो जाते हैं। अगले दिन याती अपने पापा को कुछ पैसे देती है ताकि वो अपना कर्जा चुका सके, पर उसके पापा लेने से मना कर देते हैं और याती को कहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई के लिए ये पैसे बचा कर रखे। और इसी बात पर दोनों बाप बेटी में बहस होने लगती है कि तभी उधर से फैंग और युनसी भी आ जाते हैं
और वो भी इन लोगों की बातें सुन लेते हैं। तो फैंग युनसी को कहता है, क्या तुम याती के पापा के टैक्सी का नंबर नोट कर सकती हो? तो युनसी उसे नोट कर लेती है। तो फैंग युनसी को कहता है, इसे वेलियन को भेज दो। वह फैंग को देखकर लग रहा है कि वो याती की हेल्प करने वाला है। इस तरह से याती ने जो भी उसके लिए किया। इधर युनसी एक फोटो शूट करती है क्योंकि उस फोटो शूट वाले को एक मॉडल की जरूरत होती है और उसके पास कोई मॉडल नहीं होती। तो वो फोटोग्राफर युनसी से हेल्प मांगता है। तो फैंग युनसी को कहता है उसकी हेल्प करने के लिए। तो युनसी उसकी हेल्प करती है और उसकी मॉडल बनती है। पहले वो लोग जंगल में शूट करते हैं और उसके बाद होटल में। तो फैंग उस कैमरे की लाइट के सामने बैठा होता है तो वो सारी लाइट उसकी आंखों को इरिटेट कर रही होती है और वो उससे परेशान हो जाता है। इधर याती भी युनसी को ऐसे अवतार में देखकर रोने लगती है और उसे पता भी नहीं चलता आखिरकार वो किस बात पर रो रही है। तो युनसी फैंग की ऐसी हालत देख लेती है और वो उस फोटोग्राफर को अपनी लाइट बंद करने को कहती है कि तभी फैंग के आंखों की रोशनी कुछ देर के लिए आती है। तो फैंग जैसे ही युनसी को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि युनसी बिल्कुल लुहान की तरह लग रही होती है, क्योंकि उसने वैसा ही वेडिंग ड्रेस पहना होता है जैसा लुहान ने मरने से पहले पहना होता है। पर फैंग की आंखों की रोशनी तुरंत ही चली जाती है। तो युनसी फैंग को रूम में लेकर चली जाती है। आगे याती और फैंग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो फैंग याती को अपनी फियांसे के बारे में बताता है। तो याती को जैसे ही पता चलता है कि फैंग और लोहान ने ऑर्गन पेपर डोनेट पर साइन किया है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। और फाइनली याती को पता चल जाता है कि आखिरकार जब भी वो फैंग को देखती है तो उसका दिल इतना जोरों से क्यों धड़कता है, क्योंकि लुहान और फैंग ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था चाहे उनका ऑर्गन कहीं भी क्यों ना हो वो हमेशा एक दूसरे के लिए ही धड़कता रहेगा। तो याती ये सब सुनकर परेशान हो जाती है और अपनी आंटी को पूरी बात बताती है। 2 साल पहले जो उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था वो हार्ट किसी और का नहीं बल्कि लोहान का था। तो आंटी कहती है, क्या तुमने ये बात फैंग को बताई है? तो याती कहती है, नहीं मैंने अभी तक नहीं बताई, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही उसे ये बात बताने की। तो आंटी कहती है, टेंशन मत लो और सब कुछ किस्मत के ऊपर छोड़ दो। अगर किस्मत ने तुम दोनों को मिलाया है तो आगे क्या होगा वो तुम्हें किस्मत ही बताएगी, समझी? तो याती कहती है, ठीक है आंटी। आगे वो लोग लालटेन फेस्टिवल मनाते हैं। तो युनसी फैंग के साथ कैंडल उड़ाती है और उस कैंडल में ये विश लिखती है कि फैंग की आंखों की रोशनी जल्द आ जाए। तो युनसी जैसे ही उस कैंडल को उड़ाती है वैसे ही फैंग की आंखों की रोशनी आ जाती है और फैंग युनसी को ही देखता रह जाता है कि तभी एक पॉल युनसी पर गिरने ही वाला होता है कि तभी फैंग युनसी को बचा लेता है। और फाइनली युनसी को भी पता चल जाता है कि फैंग की आंखों की रोशनी आ गई है। तो युनसी जैसे ये बात सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और फैंग को आगे फैंग युनसी को थैंक्स कहता है उसने जो भी उसके लिए किया। तो युनसी भी फैंग को थैंक्स कहती है उसने जो उसके लिए किया और दोनों एक दूसरे को थैंक्स कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो युनसी फैंग को कहती है, अब आपकी आंखें ठीक हो गई है तो जैसे ही हम लोग तापाई पहुँचेंगे तो मैं सीधा अपने घर जाऊंगी क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया है। तो फैंग कहता है, अभी इस बारे में बात नहीं करते, हम लोग इस बारे में कभी और बात करेंगे। और फैंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे आंटी और याती को भी पता चल जाता है कि फैंग की आंखों की रोशनी वापस आ गई है। तो वो दोनों फैंग के लिए बहुत खुश होते हैं। अगले दिन वो लोग घर वापस आ जाते हैं। तो विलियन जैसे ही फैंग को देखता है तो वो बहुत खुश होता है और इमोशनल भी हो जाता है। उसके बाद वेलियन फैंग को उसी प्रोजेक्ट के बारे में बताता है जिस प्रोजेक्ट पर बंसा और बयोन भी काम कर रहे होते हैं और इस प्रोजेक्ट में दोनों पार्टियों ने बहुत ज्यादा ही पैसा लगाया होता है। तो फैंग कहता है, क्या तुम श्योर हो ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा? तो वेलियन कहता है, मैंने बहुत मेहनत की है और मैं पक्का श्योर हूँ कि ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। दूसरी तरफ बंसा बयोन को वो टेंडर वाला फाइल देती है और बयोन को कहती है, इसे जमा करवा दो। वैसे क्या तुम्हें यकीन है कि ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा? तो बयोन कहता है, मैम आप टेंशन मत लीजिए, ये प्रोजेक्ट तो हमें ही मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और बयोन वहाँ से चला जाता है। आगे बयोन जानबूझकर अपना एक्सीडेंट करवा लेता है ताकि उसे युनसी की सहानुभूति मिल सके। जब युनसी को फैंग के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वो दौड़कर फैंग के पास जाती है। तो फैंग जानबूझकर युनसी को वो प्रोजेक्ट दिखाता है जिस प्रोजेक्ट पर फैंग की कंपनी भी काम कर रही होती है। तो युनसी ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। एक्चुअली बयोन को लगता है कि ये सब करने से युनसी उसके पास वापस आ जाएगी और वो उसकी हेल्प करेगी, पर युनसी इतनी भी ना समझ नहीं है जिसे सही और गलत में फर्क करना भी ना आता हो। दूसरी तरफ फैंग लोहान के कब्र पर जाता है और उससे ढेर सारी बातें करता है और उसे उसकी बहन के बारे में भी बताता है कि उसकी बहन बहुत ही अच्छा कर रही है और वो उसकी बहन का हमेशा ख्याल रखेगा और उसे खुश भी रखेगा। इधर युनसी बयोन को घर लेकर आती है। तो बयोन युनसी के करीब जाने की कोशिश करता है और उसे मीठी मीठी बातें करता है, पर युनसी उससे बहुत ही उखड़ी उखड़ी तरह बातें करती है।
उसके बाद युनसी बयोन के लिए कपड़े निकालने जाती है ताकि वो चेंज कर सके। तो युनसी को वहाँ पर वंशा का स्कार्फ मिलता है, तो वो समझ जाती है कि बयोन किसी लड़की के साथ यहाँ पर आया था। तो युनसी बयोन का कपड़ा बाहर में रखकर वहाँ से जाने लगती है। तो बयोन कहता है तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, क्या तुम रुक नहीं सकती? तो युनसी कहती है मुझे काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो बयोन कहता है अगर तुम्हें काम है तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर तुम रुक जाती तो मुझे अच्छा लगता। तो युनसी बयोन को गुस्से वाली नजरों से घूरने लगती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। और यहीं पर पार्ट 4 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।